की बात बताऊं स्कूल वाले। तो भाई हमने कहा हम भी अपना ट्रेंड बदल देते हैं। हम अपना ट्रेंड किस प्रकार से बदल देते हैं हम भी नहीं कहते हो। हमारे पास 40 बच्चे हैं एक क्लास में, 40 बच्चे हैं, हम अपना 100% दे के 40 को पढ़ाएंगे। समझ में आई बात? 100% दे के हम 40 को पढ़ाएंगे। 40 में से 20 हमारे ऐसे होंगे जो स्वयं की इच्छा से पढ़ेंगे, जिनको पढ़ने की लगन होगी, जो हमारे से क्वेश्चन पूछेंगे। जो 20 ऐसे होंगे जो नहीं पूछने के, मेरे हिसाब से मैं फेल हो जाने ही बेहतर है, क्योंकि मैं आगे चल के भी देश का नाश ही करेंगे। अच्छी कगार पे नहीं मैं पहुंचाने के देश को। इसलिए जो सेल्फ खुद पढ़ना चाहता है, खुद मेहनत करना चाहता है, आगे समझ में हमारे से आगे क्वेश्चन पूछता है, हम उसको पढ़ाना पसंद करेंगे। अब देखो नुकसान हमारा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि फीस तो हमें 40 ही देंगे, फीस तो 40 ही देंगे। तो बेटे हम आज तक कह रहे हैं 40 के 40 को पढ़ लो भाई, घर घर जाके कह रहे हैं बच्चों को, घर घर जाके उनकी कॉपियां चेक कर रहे हैं, बच्चा फिर नहीं पढ़ रहा। क्यों? क्योंकि वो उसे निगेटिव ले रहा है, वो निगेटिव ले रहा, उसे ये समझ रहा है ये जरूरत मेरी नहीं है, ये जरूरत गुरुजी की है। जैसे गुरुजी का रिजल्ट आता हो तो तुम्हारे पढ़ने से गुरुजी पास होते हो, गुरुजी नहीं पास होने के, तुम्हारे पढ़ने से बेटे तुम ही पास होगे। समझ गए? इसलिए मेहनत आपने करनी, हमें नहीं। हम तो अपनी कर ही रहे, आए साल करें। आए साल आप जैसे विद्यार्थी आते हैं, किसी में अच्छे हो जाते हैं, किसी में होनरबाज हो जाते हैं, किसी में डाउन में चले जाते हैं। अब थोड़े दिनों के बाद एक क्रेज और चलेगा ट्यूशन का, फिर ट्यूशन में भागेंगे सब। आगे समझ में? फिर ट्यूशन में भागेंगे, फिर मेरी आत्मा पर जोर पड़ेगा, फिर मैं उन्हें शराब दे दूंगा, फिर कह दूंगा बेटे 70% तो ऊपर चला गया तो नाम बदल दिए। फिर वही हाई स्कूल इंटर में क्या रह जाता है, जो ट्यूशनेबल बच्चे होते हैं 70-75 पे वहीं के वहीं दबस्त हो जाते हैं। क्यों? अब देते जाते तो नहीं आई चिंता खा ले, कहने लगे जी शराब बहुत बुरा होता है। ऐसे ही ना समझ लियो कि गुरुजी पढ़ा रहे और गुरुजी की आत्मा से कोई बात निकल गई, वो नाश नहीं करने का, वो तो सत्यानाश करेगा, बिल्कुल करेगा वो, क्योंकि तुम उनकी आत्मा दुखा रहे हो। ईब के साल का क्या है, इंटरमीडिएट का 75% रिजल्ट है, कौन पूछे? और रिजल्ट निकालने की, टॉपर निकालने की उम्मीद जो है ना क्लास के अंदर 5-4 बच्चों में ही होया करे। नहीं तो सब नहीं टॉपर बना करते, सब कॉलेज को टॉप नहीं किया करते, एक ही बच्चा करता है। और वो एक दो ही बच्चा जो है विकृतियों में फंस जाए। नहीं तो फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट सेशन जब यहां से निकला था, जिसको हम गोल्डन बैच के नाम से जानते हैं, वो उस गोल्डन बेंच में 16 बच्चों के केमिस्ट्री में 96 नंबर थे। आपने मार्कशीटें भी देखी होंगी उनकी, नहीं देखी तो देख लेना। अब बिना ट्यूशन के थे बेटे में, क्योंकि उनको विश्वास था, वे एक दिशा में प्रयास कर रहे थे। वे ये नहीं कि 10 रास्तों पे चल ले, पता लगा इस पे चले, इस पे चले, इस पे चले, साल में ऐसा ही तो हो। ट्यूशन वाला कुछ बतावे, हम कुछ बतावे, हम ट्यूशन वाले को नहीं चाहते, ट्यूशन वाला हमें नहीं चाहता। सीधी सी बात तो यही है। इसीलिए हमारे बीच मतभेद रहे। इसीलिए उस मतभेद का शिकारी कौन हो? बच्चा। दिमाग में भुरता किसके भरा जा? बच्चे की, क्योंकि वो इधर से ठोक रहा, हम इधर से ठोक रहे। पता लगा कुछ कुलचे देखे, कुलचे छोले कुलचे सड़क पे बेचे में, वो बन जा उनका पेड़, फिर वो किसी काम के नहीं जाते। समझ गए जी? तो इसलिए अपनी एक दिशा निर्धारित करके, एक अपने आचार्य पे विश्वास करके आगे हमें बढ़ना चाहिए। एक सब्जेक्ट की नींव लेकर के, एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी उनकी है तो वो पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, हम उसी आधार पे चलेंगे। ठीक है ना? बाकी आपकी मर्जी है। देखो इतना समझाने के बाद भी तुम भी समझाओगे और बच्चों को, लेकिन जिसने जाना है वो जाएगा। तो अब उसके बाद हम क्यों कहें? सोचो हम क्यों कहेंगे? क्योंकि भाई वहां फीस दे रहे आप। पहले मुझे चिंता रहती थी कि आपके माता पिता का अतिरिक्त पैसा बेकार ना हो, लेकिन अब नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप बताने के बाद फिर जा रहे हो। जाने वाले कौन है? आप ही विद्यार्थी तो हो, या आपके भाई बंद हैं। क्या समझे? जब वहां जाएंगे तो 400-500 रुपये उनके भी तो बनेंगे टीचर्स के, तो उन्हें भी फ्री वही नहीं पढ़ाने का। मैं अगर कहने लगूं मैं पढ़ाऊंगा फ्री, तो मैं भी नहीं पढ़ाने का। और वैसे मैं पढ़ाता हूं फ्री, तो मैं तो पागल हूं, मैं तो सड़की हूं, मेरा तो दिमाग चल रहा। समझ गए कि नहीं? इसलिए मैं तो पढ़ा देता हूं, लेकिन दूसरों का दिमाग थोड़ा ही चल रहा। उनका दिमाग तो बिल्कुल सही काम करे। समझ गए? इसलिए मैं पहले ही रखवा लें 400 रुपये 500 रुपये। समझ गए? और 400-500 में एक सब्जेक्ट पढ़ावे, और हम 500-600 में देख कितने बड़े पागल हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ावे।
क्या समझे बेटे? और तुम्हें यूं भी कहें बट ट्यूशन क्यों लगा लिया बेटा? ट्यूशन नहीं लगाना है, ये गलत है। सो बता मैं तुम्हारे आंखों में हम दुश्मन बन जाते हैं। आप बताओ हकीकत है ऐसी कि नहीं है? तो बेटे इसलिए हम नहीं कहते अब जिसने खर्च करना है करो, हमने तो अपना पढ़ाना है, वही काम, अपना टाइम चाहिए हमें पूरा अपना, हम वो लेंगे और वही समय आपको देंगे और उसी तरह आपको पढ़ाएंगे। हमारे मन में किसी बच्चे के लिए कोई वो नहीं है भावना कि भाई हम चाहें कि ये ऊपर चला जाए, ये नीचे चला जाए। कोई भी टीचर नहीं चाहता। हर टीचर अपने हर विद्यार्थी से आशा रखता है, हर विद्यार्थी से उसे उम्मीद होती है, हर विद्यार्थियों को वो ये चाह है कि भाई ये सुपर निकले मेरा। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रहण करते हो, समझ गए नहीं? सबसे पहला काम पता क्या हो? पता? गुरु में आस्था। विश्वास गुरु में, ठीक है नहीं? नंबर 3 गुरु का सम्मान। जो विद्यार्थी इन गुणों को लेके चले ना वो कभी मार खाता ही नहीं। आगे समझ में? जिसे इन चीजों में विश्वास होता है वो इधर उधर भटकता भी नहीं, इसलिए वो अपने लक्ष्य पर चलता है। ये तीनों चीजें जिस विद्यार्थी के अंदर होती हैं वो विद्यार्थी उसके गुरु उसको सिखाते हैं कि लक्ष्य केंद्रित करना। और जब लक्ष्य केंद्रित होता है तो फिर एकमात्र एक ही दिशा दिखाई देती है और उसी में हम काम करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट को लेकर के, जो हमारा चल रहा था पठन पाठन का। वो है कि कम सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। कम सक्रिय धातु कौन कौन सी हैं? पीबी है, कौन है? एजी है, ध्यान से समझना बेटे, एचजी हैं और आपका कॉपर भी है। अब इनकी रिएक्शन करते हैं, ठीक है? देखो, प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 और प्लस H2SO4, सबकी H2SO4 से ही तो रिएक्शन करानी। क्यों करा रहे H2SO4 से? HCl से क्यों नहीं करा रहे भाई? बता सके कोई? क्योंकि हमारा टॉपिक ही H2SO4 है। अब देखो बेटे, हमने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं क्योंकि सबके ऊपर प्लस के 2 हैं, सबके 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं। देखो, इसको इजी करने के लिए H2SO4 को आप 2 बार लिख लेंगे, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले ये PB और ये SO4, तो क्या करेंगे? ये बन गया हमारा PbSO4 प्लस 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये 2H2, ऑक्सीजन के 4 हैं, 2 दे दो इसको, 2 ही कम 2। यहां क्या बच गए? SO2 नहीं बच गया बेटे, आई नहीं समझ में? अब हम Ag और यहां पर H2SO4 2Ag के ले लो, तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से समझना, Ag2 और SO4 तो 2 ही हैं, इसका मतलब यही है, इन्हीं को मान लो। तो SO4, एक SO4 इसके साथ प्लस 2 हाइड्रोजन है 2H2, 2 ऑक्सीजन इस पर से ले लिए, O प्लस क्या बचा? SO2। इसी प्रकार यहां पर ले लो, HgSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2, यहां पर ले लो, Cu, ये दोनों में ही चल रहे, हर बार लिख लो ऐसे ही समझने के लिए, SO4 प्लस 2H2O प्लस SO2, सब में क्या बनी? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बनी, ठीक है? अब इसके बाद आती है, क्या आती है? अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अब नाम से ही समझ में आनी चाहिए बात। अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा? अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी हो? जिनमें अवक्षेप प्राप्त होते हैं, जिनमें बचे खुचे पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2SO4। इसी प्रकार बेटे BaCl2 प्लस H2SO4 की भी आप रिएक्शन कर सकते हो। तो देखो भाई बेटे, CaSO4 चला जाएगा यहां से, CaSO4 प्लस 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2HCl,
यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, ऐसे ही BaSO4 लिख दो और प्लस 2HCl। क्लियर होगी बात, अवक्षेपण अभिक्रिया भी होगी। अब इसके बाद हम, अगर समझ में आया है तो आगे चले, आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं। हम अपना टॉपिक लिखते हैं यहाँ क्या, देखो भाई बेटे, विस्थापन मतलब क्या हो इसका। अब जिसको अभिक्रिया से पहले ये नहीं पता कि कौन सी अभिक्रिया कर रही है, वो कुछ नहीं कर सकता। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ तो पता होना चाहिए। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन बताओ। मतलब खुद गए और किसी को वहां से 2 थप्पड़ मार के हटाया और अपने आप वहां पे सेट हो गए, उसे भगा दिया वहां से, ठीक है, यही तो है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट इसी को तो बोल रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, देखो हमारा है CH3COO प्लस H2SO4 हमारा टॉपिक है, यही तो है हमारा टॉपिक। तो हमने क्या करना है, देखो वो तो कर लेंगे। एक रिएक्शन हम ऐसे करते हैं NaCl प्लस क्या भाई H2SO4, एक रिएक्शन कर लेंगे Na2S प्लस H2SO4 इजिकल टू इनमें देखना है विस्थापन अभिक्रिया कैसे करेंगे। देखो इसके ऊपर एक प्लस का होगा, यहाँ तो प्लस का 1 2 एकम 2 है, तो यहाँ तो 2 है नहीं, इसके लिए बैलेंस करने के लिए हमने 2 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 2 से गुना करनी पड़ेगी, है इसमें तो नहीं करनी पड़नी क्योंकि इसमें तो यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 2 एकम 2 चल जाएगा काम। अब देखो यहाँ ध्यान से बेटे, यहाँ से ये Na के 2 हैं, Na के 2 और यहाँ से SO4, यानी कि यहाँ पे बचेगा क्या 2CH3COO और हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 एकम 2 प्लस क्या बचा Na2SO4। तो विस्थापन नहीं हुआ क्या यहाँ, या कुछ और हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे हम इसी प्रकार, बेटे 2 हाइड्रोजन के हैं 2 Cl के हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2HCl और यहाँ क्या बचा Na2SO4। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ बेटे Na2SO4 और प्लस H2S, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं निर्जलीकरण के रूप में। काहे के रूप में, निर्जलीकरण नाम है निर्जलीकरण के रूप में। निर्जलीकरण के रूप में क्या हो, निर्जलीकरण शाबाश, ये रेणु बहन जी ने बताई, जल को खिंडा देना, नहीं निकाल देना है, निकाल देना ही तो क्या। अच्छा मैं कभी पानी मंगा दो कोई से खिंडा दे और फिर क्या होगी निर्जलीकरण कर दे। बच्चे ऐसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, ज्यादा दिमाग लगाने हैं, उनसे कहे कोई पानी लिया भाई, अगर अच्छा जी तो गिलास लाए और गिलास ला के खंडा दिया, क्या कह देंगे, हो गया निर्जलीकरण, ठीक है। ऐसा ना कर दियो, कभी नहीं गया भाई दिमाग चले कैसे। देखो यहाँ कार्बन के 12 काहे का फॉर्मूला है, सुक्रोज है, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है भाई। अब हम इसको H2SO4 डाल दो इसमें, H2SO4। आपने कहा नहीं था H2SO4 निर्जलीकारक का प्रयोग करता है, स्तंभों में H2SO4 डाल लेते, वो नमी को सोख रहा था। तो क्या करेंगे हम, देखो हाइड्रोजन के 22 हैं, तो मैं क्या कर दूं, अगर मैं 11H2 कर दूं और ऑक्सीजन की 11 है तो O कर दूं और प्लस यहाँ 12 कार्बन के नहीं रह जाएंगे, होगी रिएक्शन, ठीक है। अब आता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का भी कैसे होगा, ऑक्जेलिक अम्ल, भूख लगी क्या भाई बेटे, देख लो ध्यान से। ऑक्जेलिक अम्ल का निर्जलीकरण कर रही है क्या आप लोग, देखो कैसे करेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए पहले तो, बस ये खत्म हो जाएगा, आज कैंसिल हो जाएगा इसको। कंसंट्रेट H2SO4 ले लो, यहाँ देखो
COOH सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बन से कार्बन पे ही बॉन्ड लगना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से H2O, इससे तो पता चलेगा कि निर्जलीकरण हो गया। एक बचा CO प्लस एक बचा CO2। क्लियर होगी भाई रिएक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होती है। अब हम आते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया। कहीं से? सल्फर ट्राई ऑक्साइड से क्रिया। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया किसकी कर रही है? H2SO4 प्लस SO3 इज इक्वल टू H2, S के 2, S2, ऑक्सीजन के 4 और 3 7, मतलब ओलियम बन गया। ठीक है बेटे। अब इसके बाद फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से क्रिया। कहाँ से? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से क्रिया। यहाँ लिखेंगे PCl5 से क्रिया। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना भाई। PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं आप लोग, मैं कर देता हूं। एक HOS, एक OH, ये क्या रह गया? और H2S, ऑक्सीजन के 2 हैं और 2 हैं 4, प्लस PCl5 इज इक्वल टू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये OH तोड़ता हूं यहां से, बाकी जुगा तू, यानी कि SO2 प्लस SO2 सिंगल बॉन्ड, ये क्या है? OH, और इधर जो OH निकाला हमने, यहाँ पे एक Cl दे दो बेटे से, प्लस एक हाइड्रोजन के, एक Cl एक हाइड्रोजन को दे दो HCl। क्या बचा है यहाँ? PCl3, और ये ऑक्सीजन भी तो है, तो POCl3। आगे समझ, क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। क्या नाम बना इसका? और ये फॉस्फोरिल क्लोराइड, क्या? फॉस्फोरिल क्लोराइड बन गया। बताओ जरा, समझ में आई क्या बात? आई नहीं क्या समझ में? अब इसके बाद आता है एरोमेटिक कार्बनिक पदार्थों के सल्फोनीकरण में। क्या? एरोमेटिक कार्बनिक पदार्थों के सल्फोनीकरण में। तो देखो भाई बेटे कैसे होगा सल्फोनीकरण में, तो सीधा सा है, तो बार बार आएगा आपके पास ही से, तो रिएक्शन आपके बिल्कुल रटी जाएगी। ये होता है बेंजीन एरोमेटिक यौगिक तो है ये, प्लस H2SO4 इज इक्वल टू किसकी प्रेजेंस में? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराएं। तो आपको तो पता ही है, प्रत्येक पोजीशन पे क्या होया करे? हाइड्रोजन होया करे। तो समझ लो यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो ये ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, तो क्या हो गया? H2O, प्लस यहाँ क्या बच गया भैया? HSO3 तो बच गया बेटे। तो बेंजीन के सर की पोजीशन पे हमने क्या जोड़ दिया? SO3H। क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक NiC सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये लो, ये रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा रह गया पोर्शन थ्योरेटिकल, इसे भी कंप्लीट कर लो और भाई बेटे आपका चैप्टर फिनिश। देखो उपयोग क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। काहे में भाई? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा HCl व HNO3 व H3PO4 आदि महत्वपूर्ण अम्ल बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। HCl व HNO3 व H3PO4 आदि महत्वपूर्ण अम्ल बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। दोबारा से मैंने बताई ये बात। निर्जलीकारक के रूप में रिएक्शन भी करी है। रंग, कागज, कपड़े आदि बनाने के उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि रंग उड़ाने में प्रयोग किया जाए। ठीक है। दूसरा, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का सल्फोनीकरण सबसे लास्ट की रिएक्शन करी हमने। कार्बनिक यौगिक हो में चाहे एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, उनका सल्फोनीकरण करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेड स्ट्रेंज बैटरियां बनाने में भी प्रयोग किया जाता है इसका।
सीसा संचयक सेल, जैसे इन्वर्टर पे बैटरी रखा, तेजाब नहीं घेरते उसमें, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज तो तेजाब के अंदर ही हो, तेजाब काट दो बैटरी में से, देखो करंट चल जाएगा क्या। तो भाई हमने कहा ऑक्सी कारक के रूप में, ये ऑक्सी कारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब आता है H2SO4 की संरचना। संरचना में क्या करते हैं हम, आकाशीय व्यवस्था को परमाणुओं की हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी यौगिक के। तो देखो परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था क्या है कि कौन सा परमाणु किस परमाणु के साथ कौन से बॉन्ड के द्वारा बंधा हुआ है, कितने डिग्री का उसमें कोण है। ठीक है, देखो H2SO4 में 2 OH समूह होते हैं, एक यूरा। इसमें सल्फर परमाणु से 2 ऑक्सीजन परमाणु से 2 द्विबंध, सल्फर से 2 डबल बॉन्ड ये नहीं बन रहे, 2 द्विबंध द्वारा तथा 2 OH समूह एकल बंध द्वारा, OH समूह एकल बंध से नहीं जुड़े होते हैं। H2SO4 की संरचना चतुष्फलकीय होती है, 1 2 3 4 चतुष्फलक है कि नहीं। सल्फर परमाणु इसमें sp3 संकरित होता है, यहां लिख दो भाई बेटा sp3, हाइब्रिडाइजेशन होता है इनमें। खत्म हो गया चैप्टर। अब आज इस चैप्टर का हमने क्या कर दिया, इति सिद्धम कर दिया, समाप्त कर दिया। अब हम आगे जो है 7वां चैप्टर जो आपका है हेलोजन परिवार, उसको पढ़ेंगे, इसको हेलोजन फैमिली को पढ़ेंगे। ठीक है, नई वीडियो में। आपको समझ में आ गई बात?